औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस वक्त सोसाइटी मुआशरा ज़वाल का शिकार है। तकलीफ़ दे अमर ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम टूटने के बाद हमारे बुज़ुर्गों के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। वो किन मसाइल का शिकार हुए हैं, दो चार हो रहे हैं, उनके क्या मामलात और मसाइल हैं, ये आज हम जानेंगे। और जानने के लिए आज हमने अपने इस स्टूडियो में ज़हमत दी है एक इदारा ऐसा जो इंसानी खिदमत बिला रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब, बिला इम्तियाज़ वो इंसानी खिदमत पे मामूर है। मैं बात कर रहा हूँ दारुल सुकून की। आज दारुल सुकून ओल्ड होम के इंचार्ज नर्सिंग मैनेजर इमरान मुश्ताक साहब को मैंने ज़हमत दी है अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम। इमरान मुश्ताक साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हैं सिस्टर फ़जीलत इनायत। आप इंचार्ज हैं ओल्ड होम दारुल सुकून की। आदाब। इनके साथ मौजूद हैं सर बॉनी बॉनशन, मैनेजर दारुल सुकून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपसे बात शुरू करते हैं जी। इस वक्त की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो दारुल सुकून का ओल्ड होम है, वहाँ कितने लोग हैं इस वक्त बुज़ुर्ग, और कितना अरसा हुआ है ये तादाद जो है एकदम बड़ी है? मतलब अगर मैं 10 साल पीछे की आपसे बात करूं कि 10 साल पहले कितने लोग थे और इन 10 सालों में कितने लोग ओल्ड होम में आ गए, तो इस पे ज़रा सा मैं चाहूँगा कि आप रोशनी डाल दें। ठीक है। दारुल सुकून ओल्ड एज होम MA जिना रोड पर है। सही। कायदे आज़म मज़ार के बिलमुकाबिल। बिल्कुल ठीक। वहाँ पर अभी इस वक्त 120 गोल्डन एजर्स को हम कहते हैं, उनको गोल्डन एजर्स। गोल्डन एजर्स, हाँ, क्या अच्छी बात है। गोल्डन एजर्स वहाँ रिहाइश पजीर हैं और तमाम उनको सहूलियात वहाँ दी जाती हैं। कोई फ़ीस उनका नहीं लेते हम। और माशाल्लाह सिस्टर फ़जीलत इनायत के ज़ेरे साए वहाँ पर वो बड़े खुश हैं। और जो आप कह रहे हैं कि अगर 10 साल पहले आप देखे जाएं तो इससे आधे लोग थे वहाँ पर, और अभी 10 साल के बाद में 120 लोग हो गए हैं। और 120 हमारे यहाँ वहाँ पर मतलब है, हमारी कैपेसिटी इतनी है, अगर हम चाहें अगर इसको बढ़ा दें तो एक हफ्ते में कम से कम मतलब इस वक्त की हाँ जो सूरत हाल है उसमें तो फिर हाँ, अभी तक वहाँ पर लोग आते हैं और हमसे पूछते हैं, तो हम कहते हैं कि अभी हम यहाँ पर फुल हैं, अभी हमारे पास जगह नहीं है। तो ये है एक मेरा ख्याल है एहसनाबाद या कहीं कोई राश्ताबाद, टंडो वाला यार राश्ताबाद। अच्छा, टंडो वाला यार राश्ताबाद वहाँ पर हमारा एक इदारा बड़ा है, इदारा सुकून। उसमें स्पेशल बच्चे भी हैं और ज़ईफ़ और गोल्डन एजर्स भी हैं। वहाँ पर हमारे पास 1000 लोगों का कैपेसिटी है। वहाँ पर अभी सिर्फ 300 हैं। हम उनको फिर ये बोल देते हैं कि अगर आपने राश्ताबाद, टंडो वाला यार भेजना है तो वहाँ हम भेज देते हैं, वरना यहाँ के वास्ते थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग हैं जो वहाँ भेज भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर कहते हैं कि ज़ईफ़ लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनको मिलने वगैरह आए, वहाँ दूर होगा, तो इसी वास्ते हम चाहते हैं कि हम वेट लिस्ट कर लेंगे अपने आप को और टंडो वाला यार नहीं भेजेंगे। बिल्कुल सही है। सिस्टर आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बुज़ुर्ग होते हैं जो अपने फैमिली, अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों, अपने महल्ले, अपने अहबाब से कट कर एक ओल्ड होम में आते हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं उनकी? फीलिंग्स ये कि अपनों को तो वो मिस करते हैं, क्योंकि अब देखिए जैसे गोल्डन एजर हैं, इन्होंने एक सिस्टम देखा है जहाँ पे था जॉइंट फैमिली सिस्टम था कि जहाँ पे सारी फैमिली मिलजुल के रहती थी, लेकिन जब इनकी एज आई है तो वो दूर हो गए हैं। तो वो फील करते हैं, याद करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको मतलब अपनापन दिखाएं, लेकिन हम अपने नहीं बन सकते। कंफर्टेबल उनको देते हैं, हर तरह से ख्याल रखा जाता है, सेहत के लिहाज से, ग़िज़ा के लिहाज से, आउटिंग, उनके रिक्रिएशन करना, लेकिन फिर भी वो तन्हाई का शिकार है। और क्या एक्टिविटीज़ क्या होती हैं सुबह से? जब सुबह होती है तो उस वक्त की क्या एक्टिविटीज़ हैं उनकी, और फिर दोपहर में, शाम में, रात में, उनका जो पूरे दिन का शेड्यूल है वो किस तरह मैनेज किया आपने? मॉर्निंग में जब स्टार्ट होता है तो
सुबह नाश्ते से उनकी शुरुआत होती है। कुछ है और जो ये कितने बजे नाश्ता जो है सर्व 7 बजे सर्व होता है। 7 बजे नाश्ता सर्व हो जाता है। ठीक। उसके बाद फिर वो सारे फ्रेश होते हैं, आते हैं नीचे, फिर एक्टिविटी है, फिजियो होती है उनकी, जिम है हमारे पास तो फिजियो होती है, फिर उसके साथ रिक्रिएशनल थेरेपी है, वहाँ पे जाते हैं, योगा होता है और मुख्तलिफ इवेंट्स और एक्टिविटीज़ जो है हम करवाते हैं उनसे, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल जिस तरह के वो समझे कि ये चाइल्डहुड, सेकंड चाइल्डहुड है, तो सब इसी तरह से उनको दोबारा से वो बिठाया जाता है, जैसे क्लासरूम में टेबल लगा दिए, टेबल ए बी कर दिया, तो वो बहुत खुश होते हैं और अच्छा उनको लगता है कि एक्टिविटी करना, दोबारा उनको मेमोराइज़ करवाना जो उनकी जो भूल गए हैं, एजुकेटेड थे अपने ज़माने के जो सारे, तो वो फिर कोशिश करते कि वो मेमोराइज़ करें एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं वो। सही। इमरान मुश्ताक साहब, नॉर्मली क्या जो सेहत के मामलात होते हैं, चूँकि आप नर्सिंग मैनेजर हैं, किस तरह के केसेस ज़्यादा हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, तो वीनस टीवी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। इस तरह के इक़दामात से हम लोग बीज बोते हैं और लोगों में अवेयरनेस आती है। जब लोग हमें सुनते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और हम ये डिस्कशन करते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है, कहीं ना कहीं फिर काम होना शुरू होता है। हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि हमारे यहाँ हर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास भी हैं, अपर क्लास भी हैं, लोअर क्लास भी हैं, लेकिन एक बड़ी आपको हैरानगी होगी कि जो अपर क्लास लोग हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को, इस तरह के स्पेशल नीड्स के बच्चों को, वो लोग भी हैंड्स अप कर जाते हैं। वो लोग भी एक वक्त में आके वो फिर उन पे इतना काम नहीं करना चाहते। हमारे पास आते हैं अक्सर एडमिशन डे पे, असेसमेंट डे पे, तो उन्होंने काम तो करवाया होता है, लेकिन आपको पता है कि इंसान क्या है, हड्डी और गोश्त ही है, ठीक है। सोच का फ़र्क है, कायदे आज़म की सोच अलहदा थी, आइंस्टाइन की अलहदा थी, इसीलिए उनका नाम है। तो इसलिए हमारे पास जो है ना, अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे जो सलाहकार हैं उनकी बहुत कमी रही। लेकिन अब ये 20 सालों से, गुज़िश्ता 20 सालों से हर एक डोमेन बन गई, मुख्तलिफ डोमेन बन गए, न्यूरो की अलहदा बन गई, साइकेट्रिक की अलहदा बन गई, हर एक डोमेन पे काम हो रहा है। पहले एक ही डॉक्टर होता था और वो सारी चीज़ों को देख रहा होता था। इसी तरह इन स्पेशल नीड्स के बच्चों पे भी बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ज़्यादा चेंज आया माशरे में। तो इस चेंज को फिर हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लोगों को एक रोड मैप बना कर देते हैं। जब हमारे पास एक पेशेंट आता है, हम उनका असेसमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि उनके पास भेजा जाए जो एक काबिल डॉक्टर है, जो उनको बेहतर सलाह दे पाए और जिसकी डोमेन में पेशेंट को जाना चाहिए। न्यूरो और साइकेट्रिक 2 चीज़ें होती हैं, और न्यूरो साइकेट्रिक के लिए हम दोनों जगहों पे हम आगा खान में अप्रोच करते हैं। हमारे साथ अटैच्ड हैं डॉक्टर सिद्रा कलीम हो गई, डॉक्टर सनम बानो हो गई, डॉक्टर शहनाज इब्राहिम हो गई और डॉक्टर प्रेमचंद हो गए जो आगा खान से हैं, और डॉक्टर रमन कुमार बहुत मशहूर हैं, उनका वो हो गए। तो हम इनकी डोमेन में न्यूरो के पेशेंट्स को भेजते हैं। इनका एक असेसमेंट हो जाता है, हमारे पास एक रोड मैप बन जाता है, हमारे पास एक ये बन जाता है कि हमें शॉर्ट टर्म गोल क्या अचीव करने हैं, लॉन्ग टर्म क्या अचीव करने हैं, और फिर हम इन गोल्स को लेकर हम उन पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि पेरेंट्स के लिए अब जो एक चल रहा है चीज़ें कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, सैलरीज़ कम है और ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, लैब टेस्ट और ये सारी चीज़ें, डॉक्टर्स की फ़ीसेस, ये वो। तो उसके लिए हम उनको पूरी हेल्प करते हैं, हम उनका एक पूरा रोड मैप बना के देते हैं और उसमें हम उनको भेजते हैं न्यूरो और साइकेट्रिक के पास। हम उनका ख़ुद ये प्लान बना के देते हैं, फिर वो जो असेसमेंट के लिए टेस्ट वगैरह करवाते हैं वो ख़ुद हम परफॉर्म करवाते हैं, अपने पास से परफॉर्म करवाते हैं। हमारे पास एक पूरा सिनेरियो आ जाता है, इस बच्चे पर हमने ये काम करना है। अच्छा, उसके बाद हम जो है क्योंकि जगह का बताया इन्होंने कि हमारे पास बहुत कमी है, अभी हमारे पास 325 बच्चे हैं जो हेड ऑफिस में हैं, तो इसके लिए हम फिर ये करते हैं कि हम हर किसी को तो रख नहीं पाते, लेकिन हम एक रोड मैप तैयार करके उनको ही हेल्प कर देते हैं कि फ्यूचर में फिर उनको कहीं रेफ़र कर देते हैं हम ये सारी चीज़ों के साथ। अच्छा, जो बच्चे हमारे पास होते हैं उनको हम सारे ये लैब टेस्ट के साथ एक रिहैबिलिटेशन प्लान बना लेते हैं, साइकोमेट्री एग्जामिनेशन करवा लेते हैं। उससे हमें पता चलता है इस बच्चे का हमने ये काम फ्यूचर में करना है और इसको माशरे का इस तरह हिस्सा बनाना है। अच्छा, उसमें हमने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात अब ये रखी कि हम इन बच्चों के
जो है वो स्पेशल नीड्स के साथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। अगर पेरेंट्स वाले बच्चे हों तो ये हमारे लिए क्योंकि फ़ायदा है, क्योंकि हम उनके पेरेंट्स को बे फॉर्म और ये वो सारी चीज़ें लेके उनके ये सर्टिफिकेट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली पूरी करते हैं और उनको ये सारा अवेयरनेस देते हैं कि अब आपके बच्चे पर हम ये काम करेंगे और ये चीज़ें करेंगी। और खुदा का शुक्र है, जब से दारुल सुकून आगाज़ किया गया 1969 से, तो हमारे पास एक बहुत शुरू से ही अपनी स्टार्टिंग में ही जो है दारुल सुकून ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी सिस्टर थी, सिस्टर रूथ, तो बहुत सारे बच्चे उनके पास आए, लेकिन जो हमारे पास बहुत ज़्यादा फेमस बच्ची है वो हमारे पास कुकी है, जो कि हमारी प्रो है, मतलब फ्रंट डेस्क ऑफिसर भी है और अक्सर औकात शोज़ में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी वो। तो ये हमारी बिग अचीवमेंट है। और इस तरह के और बहुत सारे बच्चे, जैकी हो गए ये वो, तो इन पे हमने ऐसा काम किया कि इन्हें हमने माशरे का हिस्सा बनाया। हमने दिखाया कि ऐसे बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं वो भी, अब कुकी किसी जगह जाएगी, वो इंग्लिश बोलेगी, वो करेगी, लोग बहुत इम्प्रेस होंगे, उनके लिए ये बड़ी है वो बात है, इम्प्रेसिव बात है कि यार ये बच्ची इंग्लिश बोल रही है और ये इतनी डिसिप्लिन। मतलब आप जिंदगी की तरफ, आप दारुल सुकून जो है वो जिंदगी की तरफ ले आता है, नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आता है। हम नॉर्मल लाइफस्टाइल की मूव करते हैं और ना सिर्फ हम ये सारी चीज़ें करते हैं, बल्कि हम जो लास्ट सर्विसेज होती हैं वो हम खुद परफॉर्म करवाते हैं। पेरेंट्स हों तब भी, पेरेंट्स ना हों तब भी, चाहे किसी भी उससे हो, मज़हब से हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, लास्ट सर्विसेज हम खुद सब जाते हैं और लास्ट सर्विसेज जैसे एक फैमिली परफॉर्म करती है, हम वो सारी रसूमात उनके मज़हब के अकीदे के मुताबिक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। एजुकेशन पे इसके दरमियान हम काम कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। हमारी बहुत सारी डफ एंड म्यूट बच्चियाँ हैं जिन्होंने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, तो हम इस तरह की सारी चीज़ों को ये परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत शानदार काम जो है वो दारुल सुकून कर रहा है। बानी सर, महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है। कैसे मैनेज होता है इतना बड़ा इदारा, इन सारी चीज़ों के साथ आप एक मतलब कर तो आप इंसानियत की खिदमत ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह इमरान मुश्ताक ने बताया है, ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, एक आदमी के करने के नहीं हैं। कैसे मैनेज करते हैं? हमारी टीम है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी टीम हम लोगों ने बनाई हुई है। हमारे सीईओ साहब हैं, हमारी अकाउंट्स टीम है, हमारे एडमिन टीम है, हमारा मेडिकल टीम है, हमारा किचन स्टाफ है, हमारा ट्रांसपोर्ट स्टाफ है, हमारा मेंटेनेंस स्टाफ है, ये सारा कुछ करते हैं। हम टोटली 100%, 100% डोनेशन पर चलते हैं। हमारा सबसे बड़ा डोनर गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। ठीक है जी, हम तहे दिल से उनकी मशकूर हैं। वो हमें एक सबसे बड़ा डोनेशन देते हैं और इसके अलावा मुखैर हजरात, फिलैंथ्रोपिस्ट, अच्छे लोग हमें फाइनेंशियल एंड इन काइंड, फाइनेंशियल भी देते हैं नकदी, और हमें इन काइंड में देते हैं आटा, चावल, चीनी, दालें, सिरिलैक, पॉरेज, दूध, ऐसे ऐसी चीज़ें। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो जो इदारे हैं, क्या वो भी अपनी प्रोडक्ट्स? जी जी बिल्कुल हमें देते हैं। हमें मिल्स बेडशीट्स देते हैं, टॉवल्स देते हैं, टेक्सटाइल मिल्स हमें देते हैं। हमें मल्टीनेशनल जितने भी कंपनीज़ हैं हमारे, वो हम उनके प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। और जब हम वो प्रोडक्ट्स हमसे ख़त्म हो जाते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें रियायती कीमतों पर भी दे दें, वो भी हमें दे देते हैं। तो माशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तानी कौम फराख दिल बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और दारुल सुकून में आप आके देखें, बहुत लोग आते हैं। मैंने हमारे एक मुश्तरका दोस्त होते हैं आपके, हमारे राना भाई, तो उनसे सुहेल राना साहब, एक दफ़ा फिर सुहेल राना अगर हमारी बात सुन रहे हैं, कि इंशाल्लाह एक प्रोग्राम इस तरह अरेंज करें कि जिसमें हम एक शो कर लें दारुल सुकून में बच्चों के साथ, फिर एक शो कर लें हम ओल्ड होम में बुज़ुर्गों के साथ। तो ये तो बात, इसमें तो कोई दो राय नहीं है बोनी सर, कि बकौल मुर्शिद अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। साकी सूरत हाल ये है कि ये जो अब तब्दील होते हुए रवैये हैं, ये शायद हमारा अक्स हैं कि जो कहीं हम कोलैप्स कर रहे हैं। शायद हमारी मईशत और सियासत ये लड़खड़ा गई है, जिसका असर जो है वो सोसाइटी और माशरे पर पड़ रहा है। सिस्टर, मैं ये बात जानने की कोशिश करूँगा
कि जो भी आपके पास लोग आते हैं वो कितने अरसे के बाद कूल डाउन होते हैं, क्योंकि बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, जब भी वो अपने आप अपनों से कटेगा तो यकीनन फीलिंग तो उसकी होगी। लेकिन ये बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन कराम, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सिस्टर, मैं ये पूछ रहा था आपसे ब्रेक पे जाने से पहले कि कितना वक्त लगता है एक बच्चे को और एक बुज़ुर्ग को आपके साथ एडजस्ट होने में, माहौल के साथ एडजस्ट होने में? बच्चे को तो शायद जल्दी वो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को बहलाना बहुत आसान है और वो बच्चों में बच्चा मिल जो है जाता है। लेकिन बड़ों को बहलाना थोड़ा सा मुश्किल है। जब शुरू में आते हैं तो थोड़े चिड़चिड़े होते हैं और फिर वो चाहते हैं कि अपनों की आवाज़ सुने, बार बार कहेंगे कि कॉल मिलाओ, बात करनी है। और अगर किसी ने जवाब नहीं दिया फिर वो ज़ाहिर है कि गाली गलौज भी करते हैं अपने बच्चों को जो छोड़ के गए हैं, वो ऐसे कर दिया, हमने सारी उम्र उनके लिए किया, अभी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ महीने 2 महीने बाद कूल डाउन हो जाते हैं और फिर माहौल में ढल जाते हैं, तो फिर उनको अच्छा लगता है। बॉनी सर, ये जो सोसाइटी में चेंज आ रहा है, मतलब फिर तो एक दारुल सुकून से काम नहीं चलेगा। ये तो आपको एक 4 करोड़ की आबादी का शहर हो रहा है सिर्फ कराची, 4 से 5 करोड़। तो कहाँ खड़े होंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे मैनेज होगा? और बुज़ुर्गों का जो ख़याल करने का हवाला है, उनको साथ रखने का हवाला है, उसके लिए कोई तजवीज़ है आपके जहन में कि क्या किया जाए? सोसाइटी क्या करे, माशरा क्या करे, लोग क्या करें, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? नहीं, देखें, बुज़ुर्ग को खुश करना इज़ ए लिटिल मोर डिफ़िकल्ट बनस्बत एक छोटे बच्चे को, ठीक है ना? एब्सोल्युटली राइट। जब यहाँ ये आते हैं, हम लोग भी वहाँ पर गए हैं इतने दफ़ा उनको मिलने के लिए और उनके साथ टाइम शाइम वगैरह गुजारने के लिए, तो माशाल्लाह मैं ये कहता हूँ, मैंने एक दफ़ा एक छोटा सा स्पीच किया था। मैंने कहा ये हमारे सबसे कीमती लोग हैं, सबसे कीमती असासा हैं, ये दे आर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जो इन्होंने ज़िंदगी देखी हुई है और सब कुछ, और आप अब वो यहाँ आ गए हैं तो ज़ाहिर है उनके वास्ते एक धचका तो बहुत होता है वो, लेकिन जैसे सिस्टर कहते हैं कि एडजस्ट कर जाते हैं। एंड टाइम इज़ द बिग फैक्टर ऑल्सो। हमारा माशरा ऑप्शन भी नहीं है ना बॉस। ऑप्शन भी नहीं है, बिल्कुल सही है। द पॉइंट इज कि जब आपके पास सारे ऑप्शंस क्लोज हो जाते हैं, मतलब ये बहुत ही दर्दनाक हवाला है कि आपकी औलाद, अल्लाह ना करे आपकी औलाद या आपका कोई भी करीबी अजीज़ आपको ओल्ड होम के हवाले कर जाए। अच्छा, दारुल सुकून में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, दारुल सुकून जिस प्रोफेशनल अंदाज से काम कर रहा है, लोग बहुत मुतमईन होकर अपने बुज़ुर्गों को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन आपने बताया कि एक कैपेसिटी है, 120 लोगों से ज़्यादा एडजस्टमेंट मुमकिन नहीं है। तो आप कोई तजवीज़ देंगे हुकूमत को, कोई सरकार को, कि सरकार कुछ इस तरह कर ले तो ताकि चीज़ें बेहतर हों? नहीं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लें। उसके बाद सारम बर्नी भी है, वो भी कर रहे हैं ऐसे काम। उनके यहाँ भी शेल्टर होम्स हैं और बाकी 1-2 इदारे हैं, लेकिन वो पैसे लेते हैं, वो थोड़े से महंगे हैं। हमारे यहाँ ये है कि इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा जो स्पेशल बच्चों का भी घर है और हमारा जो सीनियर सिटीजन्स हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यही सवाल आपकी तरफ डालना चाहूँगा इमरान मुश्ताक साहब कि कोई तजवीज़, कोई राय, मतलब सोसाइटी को बताएं, सरकार को बताएं, लोगों को बताएं, मुझे बताएं कि मैं अपने वालिदैन के लिए कैसे बेहतर करूं। मेरे फादर का इंतकाल हो गया 2009 में। फिर मुझे पता चला कि दुनिया क्या है। हाय। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि दुनिया क्या है। अब्बू ने बहुत आज़ादी से, आसानी से रखा हुआ था। फिर पता चला लोगों के एटीट्यूड का, फिर ये सारी चीज़ों का, ये सब का। तो उसके बाद ही मुझे बड़ी अहमियत का अंदाज़ा हुआ फादर होता है। अच्छा, लेकिन उसमें सबसे पहली बात कि अगर हम कहें कि हम पूरा माशरा चेंज कर दें और हम खुद चेंज ना हो, सबसे पहले अपने इनर को हमें चेंज करना है,
फिर दूसरों को करना। एक मेरे पास बहुत पढ़ा लिखा आदमी आया सीनियर सिटीज़न के लिए, तो एडमिशन सारे प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो मैंने उसे कहा कि आप इतने पढ़े लिखे हो और अफोर्डेबल भी हो, तो आप अपने फादर को क्यों छोड़ के जा रहे हो मेरे पास? सही, आप घर पर ये कोई नर्स रख सकते हैं, आप घर पे कोई केयर टेकर रख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो उसने अपने सारे मसाइल बताए। मसाइल क्या थे कि अब मैं घर से चला जाता हूँ, फिर मेरी बेगम होती है, तो फिर इनको कौन खाना देगा, कौन इनकी ये सारी चीज़ें करेगा, ये सारी चीज़ें कौन करेगा? तो मैंने उसे काउंसलिंग तो बहुत की, लेकिन लोग फिर भी हैंड्स अप कर जाते हैं और लोग वो छोड़ते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ कि एक दफ़ा जो था, मैं बचपन में अकेला था, तो मेरी 2 बहनें थीं और मैं खाली सिर्फ अकेला था। तो मैंने अपने कज़न को मतलब डांटा और वो किया, उससे लड़ाई की। तो मेरी अम्मी ने मुझे डांटा, मेरे अब्बू ने भी मुझे डांटा और मुझे कहा इनसे माफ़ी मांगो। उस वक्त तो मुझे बड़ा वो लगा, मैंने कहा लोगों के माँ बाप कहते हैं कि आप जो हैं अपने बच्चों की साइड लेते हैं और आप मुझे ही वो कर रहे हो। अच्छा, मैंने सॉरी तो की। तो उसके बाद मुझे फिर बड़े होके अंदाज़ा हुआ कि ये मेरे माँ बाप ने मेरी सही तरबियत की। तो अगर साइंस भी बताती है कि 7 साल तक बच्चे का जो दिमाग है, अगर आप कभी डॉक्टर जावेद के लेक्चर्स वगैरह सुने तो उसमें वो वाज़िया बताते हैं कि अगर 7 साल तक हम बच्चों में जो भी चीज़ें उनको सिखाएंगे वो डाउनलोड कर रहे होते हैं, उसके बाद वो रिवर्स देते हैं हमें। तो ये तरबियत वालिदैन को बचपन से ही करनी चाहिए अपने बच्चों की। उनको जो उन्होंने बनाना है वो पहले ख़ुद बने, पहले ख़ुद रोल मॉडल बने, फिर उनको वो चीज़ें वो करवाएं। तो इससे ये होगा कि एक बच्चे के अंदर हम एक वो डाल रहे हैं। देखें, आदमी अपने कामों से और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो इसमें ये है कि हम सबसे पहले अपने आप को बदलें ताकि हम अपनी नस्ल को बदल सकें, अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं, वो चीज़ें दिखाएं जो हमने उनसे फ्यूचर में हम वो कर रहे हैं। तो इस तरह जब हर कोई इंडिविजुअली ये काम करेगा तो फिर माशरा बदलेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ये माशरा चेंज होता है। जैसे अब सिस्टर हमारे पास आई, सिस्टर गर्ट्रूड आई, 10 सिस्टर थी, उन्होंने कहा कि हम ये चेंज लाएंगे, हम ऐसे बच्चों का घर बनाएंगे जिनको फ्रीडम हो, आज़ादी हो, ये करें। तो ये देखें, वो बीज बोया वहाँ दरख्त बन गया, फल ला रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी तरह हमें इंडिविजुअल ख़ुद को चेंज करना है, फिर अपनी नस्लों को वो सारी चीज़ें बतानी है। एजुकेशन के साथ साथ अपने मज़हब से रिलेटेड करना है। हर कोई अपने मज़हब की तालीम बच्चों को दे और ये लाजमी करे कि अपने बच्चों को खुदा की पहचान कराए। जब हम अपने बच्चों को खुदा की पहचान कराएंगे तो माशरा बदलेगा, लेकिन पहले इंडिविजुअल बदलेगा, फिर उसके बाद ये चेंज आएगा, मल्टीप्लिकेशंस होंगी। इमरान मेरे भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब आप खुदा की पहचान करा देते हैं ना, तो जिस बच्चे को खुदा की पहचान हो गई उसको ईसार, वफ़ा, खुलूस और इंसानियत की पहचान अज़ खुद हो जाती है। थोड़ा सा चूँकि ज़्यादा भारी हो गया, लेंथी हो गया मामला, मैं ऐसे सिस्टर से पूछना चाहूँगा, बच्चों की दोस्तियाँ, बच्चों की लड़ाइयाँ, बच्चों के खेल और बड़ों की लड़ाइयाँ, बड़ों की दोस्तियाँ, बड़ों के खेल, बड़ों की ग्रुपबाजी, बच्चों की ग्रुपबाजी, क्या मज़ेदार भी होता है या कुछ इरिटेटिंग होता है? बहुत मज़ेदार। कुछ शेयर करें हमारे साथ, हमारे देखने वालों के लिए, किस तरह बच्चे बिहेव करते हैं और किस तरह बड़े बिहेव कर रहे होते हैं? बच्चे लड़ झगड़ के तो दोबारा से सुलह हो जाती है। सही है। बड़े हो जाते तो फिर जब लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर गाली गलौज और संभालना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चों को तो आप बिल्कुल सही है, सेपरेट कर लेते, हाँ, लेकिन उनको, लेकिन ये कि अच्छा भी लगता है, एंजॉय भी करते हैं, मुश्किल भी है उनको। बच्चों के लिए क्या खेल, क्या गेम्स हैं वहाँ पे आपने? बच्चों के लिए, उनके लिए ग्राउंड है और इंडोर गेम्स हैं, उनके लिए आउटडोर गेम्स भी हैं, और मेरे घर ऊपर बनाया उनके लिए प्ले रूम्स वगैरह है। मैं तो सीनियर्स में जो हमारा कश्मीर रोड पर हेड ऑफिस में है, जो स्पेशल बच्चों के लिए है, वहाँ हमने 3rd फ्लोर पर पूरा एक रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। सारे बच्चे वहाँ आते हैं, वहाँ हम उनको एक्टिविटीज़ कराते हैं। वो मैं और आपकी तरह जो हम लोग गए थे स्कूल में, वैसे तो पढ़ नहीं सकते, बट उनको हम एक्टिविटीज़ कराते हैं। जो सारे CP चिल्ड्रन हैं, सेरेब्रल पॉल्जी वाले, उनको हम फिजियोथेरेपी कराते हैं।
बाकी सारों के वहाँ हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, सेंसरी इंटीग्रेटेड थेरेपी होती है, म्यूज़िक और आर्ट्स एंड क्राफ्ट होता है। हमने ये देखा है कि ये छोटे बच्चों को म्यूज़िक और कलरिंग का बहुत शौक है। मैं इसी तरह मानने चाह रहा था कि हाँ, म्यूजिक तो और कलरिंग एक क्या इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ पीस, लव, अनडाउटेडली, एंड इट काम्स यू एंड सूद्स यू। आपका जो है ना बिल्कुल मतलब आपको आराम देगा, मिजाज आपका ठीक ठाक करेगा। उर्दू में इसीलिए उसे रूह की ग़िज़ा कहा गया है। तो हम वहाँ पर उनके 3 घंटे सुबह और 3 घंटे दोपहर को उनको हम एक्टिविटीज़ कराते हैं। वो आप जरा एक दिन ज़रूर आके देखें। मैंने अपने हमारे राना भाई से कहा है, मैंने राना भाई अरेंज कीजिए। योगा भी कराते हैं उनको, एक्टिविटीज़ कराते हैं, कलरिंग कराते हैं, म्यूज़िक कराते हैं, एक्सरसाइजेस कराते हैं, पीटी भी कराते हैं, जिम्नेजियम भी है, स्पीच थेरेपी भी है, और नर्सरी राइम्स के गाने हम लगाते हैं, उस पर वो छलांगे मारते हैं और नाचते हैं और खुश होते हैं। वो लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं। ऐसा ही है। वो जो छेड़छाड़ होती है बच्चों के दरमियान, वो किस नौइयत की होती है? कलर करते करते दूसरे के कलर लगा दिया, जैसे नॉर्मल बच्चे बिहेव करते हैं, तो ये जो एंजल्स हैं ये किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं? आपसे पूछ रहा हूं। सीरियस के बारे में से आप पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो जैसे अब मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए कलर कर रहे हैं, तो मैं किसी वक्त भी कलर लगा दूंगा उनको, गाल पे लगा दूंगा, माथे पे लगा दूंगा, हाथ पे लगा दूंगा, उनकी शर्ट पे लगा दूंगा। शरारत, इनकी जो एंजल्स हैं आपके पास, उनकी शरारत की नौइयत क्या होती है? वो किस तरह की शरारतें करते हैं? सारे वो एंजल है तो एंजल की तरह के मतलब शरारतें जिस तरह के नॉर्मल बच्चे करते हैं, रंग लगा लिया तो भाग गए और एक दूसरे के पीछे भागना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया। सही है। लेकिन जैसा कि मैं सीनियर्स के साथ हूँ तो मैं इसी तरफ आ रहा था। अब जब सीनियर्स में जब इस तरह की कोई शरारत का मूड होता है, देखिए आपने बताया ना कि महीने 2 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब चूंकि ऑप्शन नहीं है तो वो वहां पे उस रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब वो तैयार हो गया तो वो अपनी एक गैदरिंग बनाता है, हम मिजाज देखता है कि कौन सा ऐसा है कि जिसके साथ बात की जा सके, दिल की बात की जा सकते। फिर एक प्रोफेशन के लोग अगर मिल जाएं तो वो कहीं साथ होते हैं। उनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, क्या गेम्स होते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, और कुछ ऐसे क्या आप गेम्स जो हैं वहाँ? जैसे हमारे पास फिजियोथेरेपी है, उनके पास जाते हैं, जिम में जाते हैं। फिर जिस तरह के बच्चों के दारुल स्कूल में हेड ऑफिस में होता है कि जिम में जाते हैं, फिर उनकी एक्टिविटीज़ कलरिंग है या म्यूज़िक है या मूवी डे हम रखते हैं उनके लिए, गार्डनिंग, स्पोर्ट्स डे उनके लिए होता है, क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए जाते हैं। तो अच्छा। फिर इवनिंग में ये जिस तरह के अपने ग्रुप के लोग तो बैठ के इनकी गैदरिंग है, बैठ के बातचीत करते हैं। और हर वार्ड में हमने इनके लिए टीवी लगाया हुआ है, ड्रामे, और ख़ासकर जो कि 90s 80s के, मैं इनको कहती हूँ कि इनके 90 80s के गाने लगा के दो तो बड़े एंजॉय करते हैं। सिस्टर एक चीज़ भूल गई है जी, एक वहाँ पर कैरम बोर्ड है। अच्छा, मैंने इतना बड़ा कैरम बोर्ड नहीं देखा आज तक। और उस कैरम बोर्ड पर इतना रश होता है। कराची की लोकल जबान में उसको डब्बू कहते हैं। जी, हमारा डब्बू है, डब्बू खेलते हैं। इतना बड़ा कैरम बोर्ड है वो, मैंने देखा उस पर जो रश होता है शाम को और इन द मॉर्निंग में सब खेल रहे होते हैं। और इतना आप उनके चेहरे पर खुशी देखो जब वो एक शॉट मारता है और वो जब अच्छा शॉट खेलता है और वो कहते हैं देखिए हम। इमरान मुश्ताक, जो बुजुर्ग हैं क्या उनमें भी सियासत पे बात होती है? बुजुर्गों में मतलब इस वक्त तो पाकिस्तानी हो और सियासत पे बात ना करें। पाकिस्तान का तो जो है वो किसी बड़े से बड़े इदारे का सरबरा है, या वो चपरासी है, या एक पान वाला है, वो भी पूरे पत्ते लगा रहा होता है सियासत पे। आपस में अक्सर औकात सियासत तो हर जगह आपको पता है होती है, तो छोटी छोटी बातों पे फिर वो मतलब क्योंकि सिस्टर उनको ऑन कर रही होती हैं तो वो सिस्टर के पास शिकायतें लेके आते हैं, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा। तो इस तरह फिर वो उनको हल किया जाता है, आपस में दोस्ती करवाई जाती है। हाँ बस ये सही है, ये सारी चीज़ों पे इस तरह करना है, मैनेज करना है। तो उनको थोड़ा हम इस तरह थोड़ा वो करते हैं, उनके तो ज़हन को बदलते हैं। लड़ाई झगड़े जब हो रहे होते हैं सिस्टर, तो उस वक्त SHO का किरदार आप अदा कर रही होती हैं? जी, सीनियर सिटीजन में जो भी है, कोई भी फैसला होगा सिस्टर आएंगी।
कि आओ सिस्टर के पास चलें, यानी कोई आपस में लड़ेगा सीनियर सिटीजन, फिर कहेंगे आओ सिस्टर के पास चलें, यानी सिस्टर फैसला करेंगी कि अब क्या होगा। आप जिरगा कह लें या दोनों तरफ को, मतलब बाकायदा सिस्टर की अदालत लगती है और फैसला देती है, और फैसला मानते हैं फिर। बिल्कुल सही है। नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि अभी जो एक ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आया कि आपके पास 120 गोल्डन एजर्स हैं, क्या अक्सरियत उन पुराने सियासतदानों को पसंद करती है, या अब आज जो ओल्ड होम में मौजूद बुजुर्ग है वो भी कैदी नंबर 804 को पसंद करता है? वो भी पुरानी को कहते वो वाला दौर अच्छा था। अच्छा। नवाज शरीफ वाला अच्छा था, कभी कैदी 408 पता नहीं कि 804। जी जोनी साहब, बोनी सर, आपसे आपके इल्म में है कुछ, यहाँ जो हमारे ओल्ड होम के बुजुर्ग हैं वो कैदी नंबर 804 के साथ हैं या पुराने वालों के साथ हैं? नहीं, वहाँ पर मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं वो करते, इनको इतना शोर नहीं है। अच्छा, इनका शोर नहीं है इतना। अच्छा, वो 80 90s में है, 70s में है, उनको इतना शोर नहीं है ये इसका। नो जी इमरान। मैंने कहा माशरे का अलमिया ये है कि हम लोग कहते हैं पहले सही था अब सही नहीं है, तो मतलब इंसान के अंदर ना मतलब थैंक्स गिविंग तो बहुत कम हो गई है। तो वो ये कहते हैं पहले का दौर सही था वो नहीं, और ये सीनियर सिटीज़न की बात नहीं है, ये आप नॉर्मल लोगों में भी ये देखें तो आपको नॉर्मल जो लोग हैं, यंग एज लोग हैं, यंग ग्रुप्स हैं, उनमें भी आपको ये बात नज़र आएगी, पहले सही था अब सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल नौजवानों में भी बहुत ज़्यादा हैं, और इससे हम थैंक्स गिविंग नहीं करते, इससे आपके अंदर इत्मीनान, तहम्मुल और सब्र नहीं रहता। जब हम नाशुक्रापन करते हैं, जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं, तो इससे हम जो है ना बहुत हट जाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा बेइत्मीनानी, बेचैनी और फ़ैसला लेने की ताकत जो होती है वो यंगस्टर में और लोगों में बहुत ज़्यादा कम हो गई है इन सारी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से। और जब हमारे पास एक पेशेंट आता है तो वो उसकी हिस्ट्री में क्या होता है, उसकी हिस्ट्री में यही होता है कि ये अपनी बहन से जल रहा था, अपने भाई से जल रहा था, ये कह रहा था उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, मुझे ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, ये स्कूल में भी इसको अहमियत देते हैं, रिश्तेदार भी इसको अहमियत देते हैं, मुझे अहमियत नहीं देते। तो ये जो ईगो का मसला है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है। ऐसा कहीं आप तीनों से सवाल है ये, कहीं आपने फील किया है कि जो ओल्ड होम्स में बुज़ुर्ग आ रहे होते हैं वो कहीं बचपन, लड़कपन, जवानी, कहीं ना कहीं कुछ नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार हुए होते हैं, इसलिए ज़रा सा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं बुज़ुर्गी आने के बाद, और उसके बाद फिर वो घर का माहौल डिस्टर्ब करते हैं? कुछ इस तरह की फीलिंग्स है या नहीं, ऐसा नहीं होता? मुख्तलिफ़ केसेस पे केसेस टू केसेस वेरी करता है। मतलब एक बहुत अच्छा मेरा जानने वाला है, मेरा फ्रेंड है, रिसेंटली, अब हमारे पास जगह नहीं है, तो पढ़ा लिखा आदमी है बहुत, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैं अपने फादर को आप लोगों के ओल्ड एज होम में छोड़ना चाहता हूँ। मैंने उन्हें कहा कि अभी तो मेरे पास जगह नहीं है। तो फिर मैंने कहा आप क्यों छोड़ना चाह रहे हो यार, आप क्यों छोड़ना चाह रहे हो? कहता है मेरे पास घर पे संभालने के लिए उन्हें कोई नहीं है, मेरे ये मसला हो रहा है, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, ये वो। मैंने फिर उसे कहा आपके जितने भी बच्चे हों उनके टाइम पे तो आप उनको नहीं बाहर निकालोगे, लेकिन वालिदैन के टाइम पे आप क्यों निकाल रहे हो? मैंने काउंसलिंग तो बहुत की, उन्हें समझाया, मैंने कहा आप क्यों? और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझदार आदमी है। तो लोग जो है ना, मतलब पेरेंट्स को बाहर निकालना ओल्ड एज की तरफ अब फैशन उन्होंने कर दिया हुआ है। अब हमने बाहर से चीज़ें जो है ना, इंग्लिश के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी लेकिन बाहर तो जो मेरे पास इत्तलात हैं वो तो ये हैं कि वहाँ तो उनको मतलब वो बाज़ घरों से लोग बुज़ुर्ग जो हैं वो ओल्ड एज होम आ जाते हैं और वहाँ ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं, वो इतने ज़्यादा वसाइल रखते हैं। वानी सर, हमारे पास तो महदूद वसाइल हैं, हम कैसे? बहुत ही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे पास वसाइल इतने नहीं है, महदूद बहुत हैं। मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, जब भी मैं जाता हूँ सीनियर सिटीजन्स होम में तो वहाँ ज़ाहिर है सारों से अब जान पहचान हो गई है, मिलते रहते हैं वगैरह सबसे। आप एक दिन वहाँ जाके देखें, आप 24 घंटे वहाँ गुजारें, आप बोर नहीं होंगे। हर किसी का एक किस्सा कहानी है, वो किस्सा कहानी सुने आप तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एंड और मैं आपको बताऊँ एक चीज़ बात, और 80% ऑफ जितने भी वहाँ पर हैं वो द पर्सन टू ब्लेम
चूँकि वो यहाँ आ गए हैं, इट इज़ द बहू और दी सास, बहू और सास के ऊपर सारा कुछ मलबा न गिरता है कि उनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आखिरी मिनट है मेरे पास सिस्टर, कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें लोगों को कि अपने बुज़ुर्गों को किस तरह काउंसलिंग करके हैंडल किया जा सकता है और उनको वो आपके साथ ही रह सकते हैं घर पे, कोई एक टिप अगर ऐसी हो जो आप देना चाहें? यही मैं कहूँगी कि तरबियत लाजमी है। हम तालीम के लिए तो जाते हैं बड़े बड़े स्कूलों में, वहाँ पे तालीम है लेकिन तरबियत नहीं है। तरबियत होगी वो घर से, वालिदैन का एहतराम और बुज़ुर्गों का एहतराम वो माँ की गोद से ही आएगी। तो आजकल का जो अलमिया है तो शायद मैं ये देखती हूँ कि ना माँ के पास टाइम है ना बाप के पास, दोनों ही वर्किंग है, तो बच्चे की तरबियत कौन करे। बिल्कुल सही। इमरान, बस आखिरी हम मिनट के साथ हैं, कोई तजवीज़, जैसे आपने कहा ना कि जो लोग आते हैं आप काउंसलिंग करते हैं कि यार वो वापस ले जाएं, किसी तरह मैनेज करें, तो आज कैमरा आपके सामने है, लोगों को क्या समझाएंगे कि किस तरह घर में ही मैनेज किया जा सकता है इस मामले को? हाँ, घर में मैनेज बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर हम अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करते, उनकी हर ज़िम्मेदारी को कहते हैं कि हम पूरा करेंगे और फिर पेरेंट्स के टाइम पे हम क्यों कहते हैं हमारे पास ये फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, ये हैं, वो हैं, हालांकि अगर वो ना होते तो वो बच्चे कहाँ होते। ऐसा तो ही ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए और हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं और इस चीज़ पे काम करते हैं कि जैसा तुम चाहते हो दूसरे तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम दूसरों के साथ किया करो। तो हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जैसा हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ करें, हमें दूसरों के साथ करना है। तो पेरेंट्स को अपने से दूर करना ये जो है मेरे ख्याल से सही नहीं। एक बंदे की मजबूरी है, बहुत सारे सिनेरियो होते हैं जिसमें वाकई ही मजबूर होते हैं, वो तो हम एक्सेप्ट करते हैं, सही है वो सारी चीज़ें, लेकिन एक जिस पे सारा कुछ वो कर सकते हैं वो फिर भी हैंड्स अप कर लें। हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत आसान है, कॉमन है, हैंड्स अप कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हम अपने माँ बाप को देखें, हम ये करें। हम ये बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं कि हम जानते हैं कि नॉर्मल बच्चों को संभालना आसान होता है, पर ये जो बच्चे होते हैं ये इंटेंसिव केयर के मुस्तहक होते हैं। तो इस इंटेंसिव केयर को जब वो देते हैं पेरेंट्स तो वो बड़ी कॉस्टली होती है, तो वो दूसरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए हम उन बच्चों को अपने पास रख लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को हम बराबर साथ साथ ही रखते हैं। सही है। और दारुल सुकून में हम ना सिर्फ ये काम करते हैं बल्कि हम पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, पेरेंट्स को भी बता रहे होते हैं, पेरेंट्स को साथ साथ रखते हैं। जब हम असेसमेंट करवाते हैं तो वो सारा असेसमेंट के जो एक्सपेंस होते हैं उसमें जो गाड़ी यूज़ हो रही होती है वो भी हमारे दारुल सुकून की यूज़ हो रही है, अपने वसाइल हम यूज़ कर रहे होते हैं और उनको हम पूरा एक रोड मैप बना कर उनको बिल्कुल सारा समझा कर फिर हम उनको रखते हैं। जिनको हम ना रख पाएँ उनको हम रेफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे और वो भी रेफरल के साथ हम खुद लेके जाते हैं उनको। बिल्कुल सही। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी दारुल सुकून से आए हुए इस डेलीगेशन की। अपने वालिदैन को प्यार से समझाएं, काउंसलिंग करें और ज़रूरत पड़े तो एक चक्कर जो है वो ज़रूर लगाएं दारुल सुकून का। आपको अंदाज़ा होगा कि आज के इस मादा परस्त दौर में भी ये दारुल सुकून वाले इंसान और इंसानियत की जो खिदमत कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।